गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी। पिछले एक दो वीडियो में हमारा जो इसका मीनिंग एंड इसकी जो नेचर है वो हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। Although it is very difficult to determine the scope of comparative government and politics, however, even then scholars like Apter, Grotius, Jean Blondel, Armand Powell, and Geoffrey K. Robert, etc., include the following subject in the scope of comparative government and politics. First point, comparative study of political system. जो कंपैरेटिव स्टडी है वो किसकी स्टडी करती है? पॉलिटिकल सिस्टम की। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर एनालिसिस फ्रॉम द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ प्रोसेस लाइक हाउ द इनपुट आउटपुट प्रोसेस वर्क इन वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम एंड हाउ इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म इन टू आउटपुट एक्सेट्रा are included in the subject matter of comparative politics. According to Almond, every political system perform input function of political socialization, recruitment, interest articulations, aggregations, communications, output function of the rule making, applications, adjudication. In comparative government and politics, we make the comparative study of the function of political system performed at various level. First of all, comparative study क्या करती है कि political system को read out करती है, समझती है कि ये देखती है कि हर सिस्टम में, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो चाहे वो एशियन कंट्री हो, वो क्या काम करते हैं? इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। इसी तरह आलमंड एंड पावल ने बताया है कि इनपुट में और आउटपुट में क्या होता है। इनपुट में क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, आर्टिकुलेशंस होता है, एग्रीगेशन होता है एंड कम्युनिकेशन होता है। और आउटपुट में क्या होता है कि रूल मेकिंग करना, एप्लीकेशन करना, एडजुडिकेशन करना। ठीक है, ये सारे काम करते हैं और ये देखते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में ये किस प्रकार काम करती है। कोई बेटर कर पाती है, कोई बिल्कुल स्लो करती है, लेकिन किस प्रकार करती है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम and their analysis is also included in the scope of the comparative politics. Constitution system of every country has formal as well as informal aspects. The student of comparative politics studies both formal as well as informal aspects of the constitution system. Example, Britain's constitution. We can see that their constitution have formal as well as informal aspect in the constitution. Now next, study of structure. Our modern scholar of political science lay more emphasis on the practical aspects of structure like legislature, executive, judiciary. Even then, study of theoretical aspect of this structure cannot be ignored. We often say that powers of parliament are declining and power of taking final decision are getting concentrated in the hands of the executive. However, we shall have to make comparative and analytical study of the parliaments and executive of various countries to reach such conclusion. कि ये स्ट्रक्चर का भी स्टडी करती है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल थे वो तो जस्ट उनके जो थियोटिकली एस्पेक्ट देखते थे, तो जो मॉडर्न है वो थियोटिकली नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट फिर भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि हर देश में जो पार्लियामेंट है ना, चाहे कोई भी उनका रूप है पार्लियामेंट का, लेकिन वो जो डिक्लाइनिंग हो रही है, वो सारी जो पावर है एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ रही है। पार्लियामेंट जिसके दो जो पार्ट होते हैं,
अपर हाउस, लोअर हाउस एंड लेकिन इसके बावजूद भी जो पावर है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं, रूल्स मेकिंग, रूल बनाते हैं, वो सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास जा रही है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। Certain aspects of the general culture of every country are especially concerned with the issue of how the government ought to be conducted and what it shall try to do. In the opinion of Baer and Alma, this sector of culture is called political culture. In common parlance, political culture is composed of attitude, beliefs, emotions, and values of society that relate to political system and to political issues. These beliefs and values influence political system, success and failure of political system. So, the study of political culture is also included in the scope of comparative political politics, and thus student of comparative politics like you will be able to draw a right conclusion. जो कंपैरेटिव का स्टूडेंट है, पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहा है, वो पॉलिटिकल कल्चर भी देखेगा। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है कि किसी देश के लोग जो है उनका अपने पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीव्स है, क्या इमोशंस है, क्या वैल्यूज़ है, कि उनका अपने जो पॉलिटिकल जो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, उनकी सरकार जो बना रही है, उनमें कितना बिलीव करते हैं कि हमारी सरकारें अच्छा है, अच्छा काम कर रही है। ठीक है, यही बात होती है कि अगर लोगों का पूरा उसमें बिलीव्स है तो वो सक्सेस रहती है। ठीक है, कल्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर उनके बिलीव्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस उस सिस्टम को लेकर अच्छे नहीं हैं, वो नेगेटिव है उनके सारे, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम उस देश का फेलियर में रहता है। इस सभी को स्टडी करना, उनके लोगों को एटीट्यूड देखना, बिलीव्स देखने, इमोशंस देखने, वैल्यूज़ देखने, किससे रिलेटेड? पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, उनके कानून जो बनाते हैं उनसे रिलेटेड लेकर, उस सब को हम पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करके ही बाद में राइट कंक्लूजन निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड एटीट्यूड। सपोज एक इंडियन सिटीज़न यूएसए में चला जाता है, जहाँ कनाडा में चला जाता है, तो उसका उसके सिस्टम में से क्या रिलेटेड बिहेवियर है, वैल्यूज़ वगैरह है। The study of political socialization is also included in the scope of comparative politics because the success and failure of many political systems depend upon the process. Example, the process of political socialization move very slowly in backward countries like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan. But in the developed country, it operates very rapid speed. It is very necessary for a student of comparative politics to keep in mind all these facts. ठीक है, कि लोगों का उस तरफ क्या एटीट्यूड्स है सरकार से रिलेटेड वगैरह। तो ये यही देखता है कि किसी देश में ये पॉलिटिक्स सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, अच्छी सरकारें चल रही, इतना वो टैक्स पे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, तो कई देशों में बहुत स्लो चलता है। तो रीज़न क्या है वो सारा फाइंड आउट करता है कौन? कंपैरेटिव स्टूडेंट, जो स्टडी कर रहा है उसका स्टूडेंट। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी और अदर। In fact, the political system of every country is determined keeping in view the ideology of the country, and thus the political system is means and political ideology is end. Today, political systems are organized mainly on the basis of two ideologies like totalitarian and liberal ideology. Totalitarian ideology in the favor of the state of the control over the whole life of the individual. But liberal ideology is in the favor of giving freedom to individual. So, comparative politics make comparative study of all these ideology and reach some conclusion. कि जो आइडियोलॉजी है ना,
वो भी पॉलिटिकल का एक तरफा उद्देश्य है, एंड है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जस्ट मीन्स है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसका एंड है, एंड मीन्स उसके उद्देश्य है कि उस चीज़ को ध्यान में रखकर सारे देश का सिस्टम चलाया जाता है। जैसे जो टोटलिटेरियन है वो हमेशा चाहते हैं कि सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है, सरकार ही सारा कुछ काम करे। बट यहाँ पर लिबरल आइडियोलॉजी अप्लाई जाती है, जैसे यूएसए ब्रिटेन में वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये उसकी आइडियोलॉजी से बेस से देखा जाता है कि देश का सिस्टम कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। Political participation is the universal fact. The only difference is that in some states it is limited and some and its scope is wider. Political participation provides legitimacy to administration and brings stability in the administration, because an administration which is based on the consent and will of the people and where the participation of the people will be wider, that would be more legitimate and stable. The student of comparative politics seek to how political participation is influences the function aspect of political system in different state. Moreover, he also tries to know about the factor which determine political participation and what is their role. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही एडमिनिस्ट्रेशन में लेजिटिमेसी आएगी, जितना कम होगा उतना ही वो वहाँ पर जो वायलेंस क्रिएट वगैरह करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी का जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को स्टडी करेगा कि कौन कौन से एक्चुअली फैक्टर हैं जिसके कारण वो पार्टिसिपेशन करता है और उसका रोल क्या है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। Various kinds of political groups are found in the every political system. Some of the volunteer, like political parties, interest groups, pressure groups. Besides, there are some groups which come into existence suddenly due to political events. Then they will end. These groups manifest the wishes of the people through the public meetings, symbols, programs, demonstration, etc., and influence the working of political system. Political parties contest elections, form government, criticize government. There is a one-party system in the communist country like China, Russia, and in countries like America, Great Britain, and Australia, there is a two-party system. Nature of the party system is a different state, and other groups vastly influence their political system. Therefore, the student of comparative politics evaluate minutely the structure, working and policy program of these groups. जो political groups हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ग्रुप्स कई टाइप के हो सकते हैं, पोलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हो सकती है, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। वो सिस्टम को अपनी मीटिंग, सिम्बल्स, प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, इवन के अगर वो हार जाती हैं तो उसे क्रिटिसाइज़ करती है जो रूलिंग पार्टी होती है। तो कई देशों में वन पार्टी सिस्टम है, कई देशों में ड्यूल पार्टी सिस्टम है। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्टूडेंट है वो देखता है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, किसका, ग्रुप्स का। ग्रुप्स किस टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के, इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप से। स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इन चीज़ों की स्टडी करता है कि इस देश में, इंग्लैंड में कैसा है और यूएसए में कैसा है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, आपने सेकेंड ईयर में ये अलग तीनों चैप्टर रीड आउट किए हुए हैं। कहता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन द पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी बिकॉज दीज आर द कंसेप्ट विच द डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द अदर सिस्टम। देयरफॉर द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। The modern politics scientists distinguish between the power, influence, and authority. They consider the concept of power central to politics. According to them, politics is a primary struggle for power. Where there is a politics, there is struggle. There is struggle where there is power.
वो तीनों को बीच में डिफरेंस रखते हैं कि पावर अलग चीज़ है, इन्फ्लुएंस अलग चीज़ है, अथॉरिटी अलग चीज़ है। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी स्ट्रगल चल रही है वहाँ पर पावर आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ भी पॉलिटिक्स है इट मीन्स वहाँ स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। स्टडी ऑफ पोलिटिकल अलाइट्स, पोलिटिकल वायलेंस, पोलिटिकल करप्शन। अलाइट्स कौन होते हैं, वायलेंस क्यों होती है, करप्शन क्यों होती है, कैसी होती है पोलिटिकल में। Scholar of the comparative politics exam mainly the fact who exercise authority of the state, to which class of the society they belong and what is the basis of their authority. Everybody agrees with the fact that in every country power of government lies in the hands of the few elites. ये सभी मानते हैं कि चाहे कोई भी फॉर्म हो, वो डेमोक्रेसी है, मनार्ची है, अरिस्टोक्रेसी है, गवर्नमेंट का फॉर्म, लेकिन पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में होती है और जो कुछ लोग के हाथों में हमेशा रहती है उसे हम अलाइट क्लास कहते हैं। तो जो कई टाइप के लोग हो सकते हैं हेरेडिटरी हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में बादशाह हमेशा होता है, बादशाह के आगे बच्चे आ जाते हैं। रिलीजियस हो जा सकती है, मिलिट्री रूल्स हो सकते हैं जहाँ लोग जैसे चुनते हैं, ठीक है। It must be mentioned here that the method of the recruitment of political leaders and gap between the rich and poor are two factors which have a close relationship with the political violence and interest strifes. ये भी चीज़ होती है कि हर देश में बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर भी लोग पाए जाते हैं। फॉर दिस रीज़न इनके बीच में वायलेंस चलता रहता है। तो इस वायलेंस क्यों होता है, किस तरह उसे हैंडल किया जाता है, ये इस चीज़ की स्टडी की जाती है। इसके आगे फिर करप्शन की बात आती है। बिसाइड पोलिटिकल करप्शन आल्सो गिव्स द बर्थ ऑफ टू मैनी प्रॉब्लम्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट एग्जांपल दी है अमेरिकन की। अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन हैड टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ड्यू टू द पोलिटिकल करप्शन। सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टू स्टडी ऑल दीज फैक्ट्स। स्टडी ऑफ पोलिटिकल प्रोसेस। मैनी political process like decision making process, law making process, judicial process, etc. continue all the time in every political system. Success, failure, effectiveness of every political system depends upon the process. कि अगर प्रोसेस बहुत अच्छा है तो सक्सेस चलेगा, अगर प्रोसेस उनका अच्छा नहीं है, मान लो कानून बना दिया लेकिन सही तरह लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, ना ही अगर लागू हुआ तो वो सही तरह जुडिशरी वगैरह प्रोसेस नहीं सही तरह चल रहा, तो फिर वो फेलियर हो जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं रहेगी, ठीक है। देयरफॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल प्रोसेस आर आल्सो इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडिया में भी है कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वहाँ सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमारे जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही सीमित होकर रह गए हैं, ग्राउंड लेवल पर तो लोगों को पूरी तरह राइट्स वो मिलते नहीं। तो रीज़न क्या है, कानून बन गए हैं लेकिन सही तरह उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कि डिपेंड अपॉन दिस प्रोसेस वगैरह। स्टडी ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द कंपेटिव स्टेट। कंपेटिव स्टडी होती है जो देश एक जैसे ही कंपटीशन में आ जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो अम्निएशन जो हथियार होते हैं उसके लिए हो सकता है, या टेक्नोलॉजी में। तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं दूसरे देश से ज़्यादा पावरफुल हूँ। जैसे यूएसए और आजकल चाइना का कंपैरिजन चल रहा है, इधर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करना, इस चीज़ की स्टडी की जाती है। The study of comparative politics is incomplete without the study of the problems of war and peace and balance of the power. Struggle for power continue constantly among different states, and treaties are the concluded among different countries of the world. An attempt is made to establish supremacy over one another. Non-aligned countries like India strive for safeguarding their independence while remaining aloof from the bloc parties.
Comparative politics consider the possibilities of established peace and balance of the power of the out of the struggle. कहते हैं देश में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, वार पीस बैलेंस ऑफ पावर चलता रहता है. रीज़न क्या है कि हर देश स्ट्रगल फॉर पावर के लिए कोशिश करता रहता है, सोचता है कि मेरी सुपरमेसी दूसरे देश से ज़्यादा हो. इसके बीच में जो अलायंस कंट्री है, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ है, अलाइन कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे हम नाम भी बोल देते हैं, NAM वगैरह बोल देते हैं, वो एक अलूफ कंट्री या ब्लॉक पॉलिटिक्स का काम करती है कि ना तो हम आपके ब्लॉक में हैं, अमेरिकन के ब्लॉक में हैं, ना हम सोवियत जो यूनियन है उनके ब्लॉक में हैं. हम दोनों देश के बीच में एक जो है जैसे हम एक जो बैलेंस की तरह काम करेंगे, तो वो बैलेंस क्रिएट करते हैं. Study of problems of the modernization and urbanization. After World War II, scholars of the comparative politics have taken keen interest in the problems of less developed countries like Asia, Africa, Latin America, and Europe. Today they are the consider these issues. In what way the spread of education influences political behavior of citizens and the political institution? What changes take place in the racial and religious loyalty of the people when people of the different race and religion become economically prosperous? It is possible that the loyalty of the people of the Asia and Africa towards their family, clan, villages, and tribes, religion, caste, feelings of the nationalism may develop. Economic development is not an indicator of the fact that democracy would definitely succeed in the developed country, because despite a highly degree of the social and economic development in Nazi Germany and Argentina, military government came to the established there. However, even then we must remember that economic prosperity is essential for the success of democracy. So the student of comparative politics study all these problems. क्या है कि मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की भी स्टडी की जाती है. जैसे कि एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप बाद में देश आज़ाद हुए, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि उसका जब जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनका पॉलिटिकल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजियस को लेकर कितने लॉयल है वो. अगर वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो जाते हैं तो क्या फिर भी वो अपनी कास्ट, क्रीड, विलेज के साथ वो उतने ही लॉयल रहते हैं या थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं. जब उसमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती है, फिर वो एक और चीज़ फाइंड आउट की जाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंट्री में ही आती है या बैकवर्ड क्लासेस में ज़्यादा जो प्रफुल्लित होती हैं. ये चीज़ें को स्टडी की जाती है. स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, जैसे जो भी DCIS, IPS ऑफिसर वगैरह होते हैं, जितने भी सिविल अधिकारी होते हैं, उसे हम ब्यूरोक्रेसी बोल देते हैं. Modern age is called the age of the bureaucracy. With the increase in the function of the state, the size and role of the bureaucracy has also increased. The real role of bureaucracy depends upon many factors like ignorance of the people, poverty, lack of healthy party, absence of effective pressure groups and political instability. कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को एज ऑफ ब्यूरोक्रेसी आज कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी. रीज़न ये है कि इनका जो रोल है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. कारण क्या हो रहा है कि अगर किसी देश के लोग बिल्कुल अपनी पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर नहीं है, इग्नोरेंस है उसमें, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सही तरह नहीं चल रही, एक डिसिप्लिन वाली नहीं है, हेल्थी पार्टी नहीं है, जहाँ प्रेशर ग्रुप्स जो है वो बहुत कम काम करते हैं उस देश में जो है, लेकिन काम बहुत कम करते हैं, एक्टिव नहीं है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, सरकार बनी 2 साल 1 साल बाद फिर वो ख़त्म हो गई. ठीक है, तो ऐसे समय में ब्यूरोक्रेसी का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मन में पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं ना, ब्यूरोक्रेसी है, उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. कहते हैं कि द नेचर एंड द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. जोहरी भी कहते हैं कि द एक्ट टू क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ डिफरेंस एंड देन ट्राई टू resolve those situation is called a political action. Student of comparative politics analyzes
political activities of every kind and observe many facts concerning it. Study of many why, कि ये चीज़ें होती क्यों है. ठीक है, जैसे जो मार्क्सवादी विचारधारा है यूएसए में क्यों नहीं आई, रशिया चाइना में इंडिया में ही क्यों आई. ठीक है, तो ये चीज़ें लिबरल जो विचारधारा है वो डेवलपमेंट कंट्री में ही ज़्यादा प्रफुल्लित क्यों हुई, दूसरे देशों में क्यों नहीं हुई. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, उसे बोलते हैं वाइज. अकॉर्डिंग टू द मार्सिडीज एंड वाट द वाइज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर मैनी, and to give answer to this why is the subject matter of the comparative politics, we have seen that the liberal democracy was more successful in the 12th country of the west, where it did not succeed in many of developing countries like Pakistan, Nepal, Bangladesh. Why it was so? We also know that opposite to the prediction made by the Karl Marx, the socialist revolution came in the backward agriculture country of the Russia, where it did not come in the developed country like USA and Great Britain. Why? We have also seen that the liberal democracy was able to establish its roots in the poor country, backward countries. And why it happened? Similarly, today the entire world is suffering because of the global spread of terrorism. And why it has happened? The student of comparative politics, after making the comparative and analytical study of the different political system, tries to find out an answer of all these whys. And these why are the subject matter of the comparative politics. Conclusion. After studying these views, we can say that with the certainty that the scope of the comparative politics is not limited to comparative study of various government or to the comparative study of constitutional system of various countries. Rather, it is concerned with the comparative study of all kinds of the facts, political and non-political, formal, informal, which is any way influence the working of a political system. Thanks, beta.